हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 10 का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 कर लिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 देख ले, उसके बाद ही ये पार्ट 2 देखे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो पार्ट 2 हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और पार्ट 1 जो हमने किया था उसमें हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था। और इस वीडियो में हम 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। एनी गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 2 लेवल्स एट लीस्ट, लोकल एंड नेशनल। कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट कम से कम 2 लेवल्स पर काम करती है, लोकल एंड नेशनल। In many countries, including India, it functions at 3 levels or tiers: local, state or regional and national. भारत सहित अनेक देशों में यह 3 लेवल्स पर काम करती है। तो पहला लेवल है लोकल, दूसरा लेवल है स्टेट और रीजनल, और तीसरा लेवल है नेशनल। ईच लेवल डील्स विद डिफरेंट मैटर्स। और हर एक लेवल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों पर काम होता है। टू यूज ए कंपैरिजन, इफ ए बल्ब इज इन योर होम इज नॉट लाइटिंग अप, यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब, स्विच, फ्यूज एटसेट्रा। कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए एक उदाहरण दिया गया है। अगर एक बल्ब आपके घर में ख़राब हो जाता है, अगर वो नहीं जल रहा है अगर बल्ब, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उस बल्ब को चेक करेंगे, उस स्विच को चेक करेंगे, फ्यूज है या नहीं ये चेक करेंगे। इफ़ दैट डज नॉट वर्क, यू मे call an electrician, and if it is found that the problem is not within your home, you may need to go to the electricity board and file a complaint. उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने देख लिया कि जो बल्ब, फ्यूज़ वगैरह देख लिया आपने, स्विच देख लिया, फ्यूज़ देख लिया। यदि वे काम नहीं कर रहे तो आप बिजली मिस्त्री को बुलाएंगे। अगर फिर भी आपका जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है तो आप बिजली मिस्त्री को बुलाएंगे। और यदि यह पता चले कि समस्या घर में नहीं है, यानी कि घर में कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो आप बिजली विभाग जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। दीज आर आल्सो 3 लेवल्स ऑफ डीलिंग विद ए प्रॉब्लम। यहाँ भी समस्या के समाधान के 3 लेवल हैं। तो पहला लेवल क्या था? आपने खुद चेक किया। दूसरा लेवल क्या था? आपने मिस्त्री को बुलाया। और तीसरा लेवल क्या था? आपने जो बिजली विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है, वहाँ पर शिकायत की। ठीक है? तो यहाँ पर कार्य एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर कार्य कितने लेवल्स पर हो रहा है? 3 लेवल्स पर हो रहा है। इसी तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इसी तरह से 3 लेवल्स पर काम करती है। तो यहाँ पे एक चित्र दे रखा है। तो सबसे नीचे है लोकल गवर्नमेंट एट द टाउन और विलेज लेवल, यानी कि गांव के लेवल पे या टाउन के लेवल पे जो कार्य करती है वो होती है लोकल गवर्नमेंट। और जो स्टेट लेवल पे काम करती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है? और जो नेशनल लेवल पे काम करती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। In India, we have local governments, state government and central or union government. Figure 10.4 on page 155. इंडिया में हमारे पास 3 गवर्नमेंट हैं। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी कि 3 तरह की सरकार है हमारे देश में। इमेजिन दैट फॉलोइंग heavy rain for a few days, there is flood in a part of district. आप ये कल्पना कीजिए कि बहुत तेज बारिश हुई है कुछ दिनों के लिए, देयर इज ए फ्लड, और फिर क्या आ गई है? बाढ़ आ गई है। ठीक है? डिस्ट्रिक्ट के किसी हिस्से में क्या आ गई है? बाढ़ आ गई है तेज बारिश के कारण। इफ इट इज नॉट टू सीवियर, द लोकल अथॉरिटीज मे बी एबल टू डील विद इट। अगर ये जो बाढ़ है वो ज़्यादा भयानक नहीं है तो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो इसके साथ डील कर सकती हैं, वो इस पर काम कर सकती हैं। इफ़ इट इन्वॉल्व
several towns and many villages, the state government will step in and send rescue teams to help affected people. और अगर इस बाढ़ में बहुत सारे टाउन और विलेजेस आ जाते हैं, यानी कि जो पानी है बहुत सारे टाउन में और विलेजेस में आ जाता है, फिर क्या करेगी, फिर लोकल जो अथॉरिटीज़ है उनके बस का नहीं रहता, फिर स्टेट जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो आती है और वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं उनको भेजती है, बचाव दल को भेजती है, ठीक है, टू हेल्प अफेक्टेड पीपल, जो अफेक्टेड पीपल हैं उनकी हेल्प करने के लिए राज्य सरकार बचाव दल यानी कि रेस्क्यू टीम्स को भेजती है। बट इफ इट्स ए मैसिव फ्लड अफेक्टिंग वास्ट एरियाज, द सेंट्रल गवर्नमेंट में आल्सो कम टू हेल्प बाय सेंडिंग रिलीफ सप्लाईज, द आर्मी एटसेट्रा। और अगर ये जो बाढ़ है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है और बहुत सारे बहुत बड़े एरिया में आ जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर हेल्प के लिए आती है और रिलीफ सप्लाईज भेजती है, यानी कि सामान वगैरह भेजती है लोगों के लिए खाने पीने का, आर्मी भेजती है हेल्प करने के लिए, ठीक है। देयर आर थ्री दीज आर द थ्री लेवल्स अगेन, और यहाँ पर भी कितने लेवल बताए गए हैं, इस एग्जाम्पल में भी कितने लेवल बताए गए हैं, 3 लेवल बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा लेवल है, जब लोकल अथॉरिटीज़ उस बाढ़ को देखेंगी, अगर छोटी बाढ़ है, अगर उससे ज़्यादा बड़े एरिया में आई है तो फिर राज्य सरकार देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, और अगर बाढ़ बहुत ही ज़्यादा भयानक है तो फिर हेल्प करने कौन आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। तो आगे हमारे पास दिया हुआ है डोंट मिस आउट, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। मैनी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस हैव मोटोज इंस्पायर्ड बाय द विजडम ऑफ आवर एंशिएंट टेक्स्ट, हमारे अनेक संस्थाओं के आदर्श वाक्य हमारे प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से प्रेरित हैं, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मोटो फॉर एग्जाम्पल इज सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स। उदाहरण के लिए भारत सरकार का आदर्श वाक्य है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, सच की ही विजय होती है। द सुप्रीम कोर्ट्स मोटो इज यतो धर्मोस्ततो जया, और वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है, यह तो धर्मस्तुतो जय है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, यानी कि जहाँ धर्म होता है वहाँ जीत होती है। द टेबल ऑन द फेसिंग पेज प्रोवाइड्स इन समरी ए जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट थ्री ऑर्गन्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। सामने के पेज पर दी गई लिस्ट में सरकार के तीनों अंगों, सरकार के जितने भी अंग हैं, 3 अंग हैं, के राष्ट्रीय यानी कि नेशनल एंड स्टेट स्तर पर किए जाने वाले मुख्य कार्यों की रूपरेखा दी गई है। अभी हम उसको पढ़ेंगे। Their details, including the precise role of the assembly, will be studied in greater depth in grade 7। इनके बारे में विस्तार से यानी कि डिटेल से कक्षा 7 में पढ़ाया जाएगा। आप जब कक्षा 7th में हो जाएंगे तब इनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अभी थोड़ा सा ही आपको बताया गया है। लोकल गवर्नमेंट इज नॉट मेंशन हेयर एज वी विल लुक एट इट मोर क्लोजली इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर। लोकल गवर्नमेंट का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिखाया गया है, क्योंकि हम आगे के 2 चैप्टर में इसे डिटेल से समझेंगे। तो देखो ये हमारे पास दे रखी है, लिस्ट बना रखी है इस तरह से, ये है ऑल इंडिया और ये है स्टेट लेवल। लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं दी हुई, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जुडिशरी क्या करती है, ऑल इंडिया लेवल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और स्टेट लेवल पे क्या होता है, हाई कोर्ट। उसके बाद है लेजिस्लेचर। नेशनल लेवल पे लेजिस्लेचर में क्या होता है, 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, फॉर्मुलेट नेशनल लॉज, और ये लोकसभा और राज्यसभा क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं पूरे देश के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाते हैं। और स्टेट लेवल पे क्या होता है, 1 स्टेट असेंबली और विधानसभा, या तो स्टेट असेंबली होती है या फिर विधानसभा होती है। नोट that most states have a single assembly, a few states have two।
और अधिकतर आपने नोट करना है, अधिकतर जो स्टेट है हमारे इंडिया में, वहाँ पे सिंगल असेंबली है और कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 2 असेंबलीज़ है, ठीक है? तो हाउस किसको कहते हैं? इसने बताया एन असेंबली वेयर लॉज़ आर डिस्कस्ड और पास्ड, ठीक है? हाउस का यहाँ पर क्या मतलब है? ऐसी ऐसी असेंबली जहाँ कानूनों पर चर्चा की जाती है अथवा उन्हें पारित किया जाता है, ठीक है? उनको पास किया जाता है, कानूनों पर चर्चा की, उसको बोलते हैं हम हाउस, ठीक है? और आगे है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव क्या होता है? लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है? प्रमुख नॉमिनल हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। और ये जो राष्ट्रपति है हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के हेड और आर्म फोर्सेस हैं, जो हमारी सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के वो कमांडर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ठीक है? यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? नॉमिनल हेड है, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड। और यहाँ पे देखो बताया गया है नॉमिनल का मतलब क्या होता है। नॉमिनल का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं नाम नाम का, ठीक है? उनको कोई ज़्यादा पावर नहीं होती राष्ट्रपति को, उनका सिर्फ नाम चलता है। मेन पावर किसके पास होती है? मेन पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास हमारे इंडिया में। इन नेम ओनली, नॉमिनल का मतलब क्या है? इन नेम ओनली, यानी कि सिर्फ हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं सिर्फ नाम नाम का, ठीक है? It means in our case that the President of India and the Governor of a state are not the actual executive head। इसका मतलब ये है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और जो गवर्नर है स्टेट का, वो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, वो सिर्फ नॉमिनल है। दे डू हैव सर्टेन पावर अंडर स्पेशल circumstances but normally do not interfere the affair of the central or government और स्टेट गवर्नमेंट। उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, राष्ट्रपति के पास और गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर होती है, जिनका यूज़ वो सिर्फ कुछ स्पेशल परिस्थितियों में ही कर सकते हैं। मगर अधिकतर नॉर्मली क्या, वे जो सरकार है, राज्य सरकार या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उनके वो कामों में किसी तरह का दखल नहीं करते, यानी कि उनका सिर्फ नाम नाम होता है, असली काम तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का होता है। आगे हमारे पास है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। अब फंक्शन क्या है, इनके काम क्या है, ठीक है? और ये जो हमको सूची दी गई है, लिस्ट दी गई है, ये पूरी नहीं है, विस्तृत नहीं है, पूरी डिटेल में नहीं है। तो काम क्या है? डिफेंस का काम कौन देखते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। फॉरेन अफेयर का, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी, इंटरस्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ये सारे काम किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। उसी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके कौन कौन से काम है? पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, उसका काम पुलिस को देखना और कानून व्यवस्था बनाना है। अडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं उनको मानना और उनको लागू करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ भी देखती है, एजुकेशन देखती है, एग्रीकल्चर देखती है, इरिगेशन देखती है, जिसको आप सिंचाई कहते हैं, और एग्रीकल्चर का मतलब खेती-बाड़ी, कृषि, और लोकल गवर्नमेंट को देखती है। ये किसके काम है? ये हैं स्टेट गवर्नमेंट के काम। आगे चैप्टर में हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बताया गया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। बोर्न इन ए हम्बल फैमिली इन रामेश्वरम, तमिलनाडु इन 1931, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज ए रिनाउंड साइंटिस्ट nicknamed as the Missile Man of India for his crucial role in the development of India's space program, missile program, and nuclear capabilities। तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक सामान्य परिवार में 1931 में एपीजे
अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम को भारत के स्पेस प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु यानी कि न्यूक्लियर क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। डिस्पाइट हिज हाई स्टेटस ही remained deeply connected to the people and the youth in particular through his passion for good education and innovation। सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए भी, यानी कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो तो बहुत बड़ी पोस्ट है। सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए भी वे अच्छी शिक्षा और नई खोज के प्रति अपनी गहरी रुचि के कारण लोगों में, विशेषकर युवाओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। वो युवाओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। He inspired millions with his humility, dedication और social causes and commitment to the nation। सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव, समर्पण और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता जैसे उनके गुणों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। He tirelessly encouraged young Indians to dream big and work hard to achieve their goals। उन्होंने भारत के युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए बड़े सपने देखने और कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। डॉक्टर कलाम showed that even though his position as the president of India was nominal, he could play an important role impacting countless lives। डॉक्टर कलाम ने यह दिखाया कि भले ही राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति नॉमिनल है, यानी कि सांकेतिक है, उनके पास इतनी पावर नहीं है, फिर भी वे असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। Let us meditate on a few of his inspiring thoughts। आइए उनके कुछ प्रेरणादायक विचारों पर ध्यान दें। ये बहुत ही अच्छे विचार हैं बच्चों, आपने इनको ध्यान से समझना है और आपने इन्हें अपने जीवन में अपनाना है। तो 1 2 3 4 5 विचार इसमें दिए गए हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के। अभी इनको पढ़ते हैं हम। पहला विचार है, लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन, द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड कॉन्स्पायर्स ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क। क्या मतलब है इस विचार का? आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड हमारा मित्र है और जो लोग ऊंचे सपने देखते हैं और उसके लिए काम करते हैं वह उन्हें सर्वोत्तम सहायता देने के लिए तत्पर है। यानी कि वो व्यक्ति सफल हो जाता है जो सपने देखता है और अपना बेस्ट देता है, यानी कि मेहनत करता है। अगला विचार है, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यदि आप फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो भी हार नहीं मानिए। फेल का अर्थ है FAIL। फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने की दिशा में पहला प्रयत्न, पहली कोशिश। तो फेल का मतलब देखो उन्होंने किस तरह से बनाया है। एंड इज नॉट द एंड, और जो एंड है यानी कि जिसका मतलब होता है अंत, अंत का मतलब अंत नहीं है। इनफैक्ट END मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। एफर्ट नेवर डाइज का मतलब अर्थात जो कोशिश है, जो प्रयास है, कभी निरर्थक नहीं होते। इफ यू गेट नो एज एन आंसर, रिमेंबर NO मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, सो लेट्स बी पॉजिटिव। अगर आपको उत्तर में ना मिलता है, यानी कि आप कोई काम करने जाते हैं और आपको कोई ना कर देता है, अगर आपको उत्तर में ना मिलता है तो इसका अर्थ है, NO का मतलब क्या बताया उन्होंने, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अर्थात
अगले अवसर के लिए तैयार रहें, अगले मौके के लिए तैयार रहें, अतः सकारात्मक रहें। इसलिए हमें क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। अगला विचार है, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित निष्ठा रखिए। नेक्स्ट विचार है, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपने का अर्थ सोते समय सपने देखना नहीं है। सपने देखने का मतलब सोते समय सपने देखना नहीं है, बल्कि सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इतनी अच्छी बात कही है। If four things are followed, having a great aim, acquiring knowledge, hard work and perseverance, then anything can be achieved. यदि 4 बातों का ध्यान रखें, पहली बात है बड़ा लक्ष्य रखना, ज्ञान हासिल करना, कठिन परिश्रम करना और लगातार प्रयत्न करना, प्रयास करना, तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थे अब्दुल कलाम जी के कुछ विचार जो आपको अच्छे लगे होंगे और आपने इनको अपने जीवन में भी अपनाना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी। यू मे हैव नोटिस्ड दैट वी अर्लियर मेंशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले जनप्रतिनिधियों, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, की बात की थी। दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अडॉप्टेड बाय मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी। विश्व के, दुनिया के अधिकांश देशों ने शासन प्रणाली की नींव के रूप में डेमोक्रेसी को अपनाया है। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग रूल और पावर। ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे डेमोस का मतलब है पीपल यानी कि लोग और क्रेटोस का मतलब है रूल या पावर। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ है, इन शब्दों का क्या अर्थ है, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रूल ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का शासन। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल? परंतु क्या सभी लोग एक साथ शासन कर सकते हैं? क्या वास्तव में ही लोग रूल करते हैं? इट इज क्लियरली नॉट पॉसिबल। यह साफ तौर पर संभव नहीं है। इमेजिन देयर इज ए प्रॉब्लम दैट योर क्लास वांट्स टू ब्रिंग टू द अटेंशन of your school's principal. Maybe there is something wrong with the classroom or with the school's infrastructure, or perhaps you would like to propose a certain date for a field trip. अब इसने एक एग्जाम्पल दे के बताया है कि किस तरह से सभी लोग शासन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपकी क्लास की किसी समस्या को विद्यालय के यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल के ध्यान में लाना है। जैसे कि आपकी कक्षा में कोई समस्या है या स्कूल के बुनियादी ढांचे में कोई समस्या है, अथवा संभवतः आप अपने फील्ड ट्रिप की किसी तिथि यानी किसी डेट को प्रस्तावित करना चाहते हैं। मान लो आपने प्रिंसिपल से बात करनी है, कोई आपकी क्लास में समस्या है या आपने कोई ट्रिप में जाना है और उसकी डेट डिसाइड आपने करनी है। विल द एंटायर क्लास गो टू द प्रिंसिपल? क्या सारी क्लास प्रिंसिपल के पास जाएगी? इट वुड क्लियरली नॉट बी प्रैक्टिकल। यह क्या नहीं होगी? प्रैक्टिकल नहीं होगी। स्पष्ट है कि यह व्यवहारिक नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा कि सारी क्लास चली जाए प्रिंसिपल के पास। इन मैनी स्कूल्स क्लासेस हैव ए क्लास मॉनिटर और क्लास रिप्रेजेंटेटिव। बहुत सारे स्कूलों में क्लास मॉनिटर होता है या फिर आप कह सकते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है। होम द होल क्लास इलेक्टेड, जिसको सारी क्लास इलेक्ट करती है, चुनती है उस मॉनिटर को। इवन इफ देयर इज नन, अगर वहाँ पर कोई ऐसा मॉनिटर वगैरह नहीं है, वन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी सेलेक्टेड फॉर दिस स्पेसिफिक
पर्पज़ एक रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करके इस पर्पज़ के लिए भेजा जा सकता है। इट विल बी इनफ टू सेंड द रिप्रेजेंटेटिव टू द प्रिंसिपल, और उस रिप्रेजेंटेटिव को प्रिंसिपल के पास भेजा जा सकता है। इट इज़ द सेम principle at the state or national level. Through elections, people vote for representative who will be elected members of their respective assemblies. यही जो रूल है, यही जो प्रिंसिपल है, वो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर लागू होता है। चुनावों के माध्यम से, क्या इलेक्शन होते हैं, चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का वोट देकर चयन करती है। यानी कि जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुन लेती है, रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेती है वोट के द्वारा, जो संबंधित सभा के चयनित सदस्य होते हैं, जो असेंबली के क्या होते हैं, चुनाव के बाद वो असेंबली के सदस्य बन जाते हैं अगर वो जीत जाएं। दे आर जनरली कॉल्ड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और शॉर्ट में उसको कह देंगे एमएलए। एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर उनको क्या कहा जाएगा, एमएलए कहा जाएगा। एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज एट द नेशनल लेवल, और जो जनता उनको चुनेगी अगर वो नेशनल लेवल पर चुन रही है तो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाएगा, यानी कि एमपीज कहा जाएगा। ऑल दीज मेंबर्स डिस्कस लॉज, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इन द असेंबली। ये सभी जो मेंबर्स हैं वो जो कानूनों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशन के बारे में असेंबली में चर्चा करते हैं। एंड थ्रू डायलॉग एंड डिबेट ट्राई टू कन्विंस ईच अदर व्हेन एवर देयर आर डिफरेंट ओपिनियन। और अगर उनकी अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग उनकी सोच है, तो वो डिबेट के थ्रू, चर्चा के थ्रू या डायलॉग के थ्रू एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लाइक एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी, देयरफॉर इंडिया इज ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब इंडिया में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की तरह भारत में जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र है। यानी कि हम वोट करके रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी तरफ से कार्य करते हैं, हमारी तरफ से काम करते हैं। इसलिए जो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और जो इंडिया है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। विद सम 970 मिलियन वोटर इन 2024, और 2024 में लगभग कितने वोटर्स थे इंडिया में, 970 मिलियन। ठीक है। इन प्रिंसिपल all Indian citizens above the age of 18 have the right to participate in this election. भारत के कानून के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी भारतीय नागरिकों को चुनावों में मतदान करने का अधिकार है। यानी कि भारत में जिसकी भी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक है उन सभी को वोट देने का अधिकार है। इमेजिन दैट योर क्लास इज प्लानिंग टू गो फॉर ए पिकनिक। मान लीजिए कि आपकी क्लास पिकनिक पर जाने की योजना बना रही है, प्लान बना रही है। देयर आर टू पॉसिबल प्लेसेस ए एंड बी। पिकनिक जाने के दो पॉसिबल जगहें हो सकती हैं, स्थान हो सकते हैं, मान लो ए और बी। द क्लास डिस्कसेस द प्रोज एंड कॉन्स, डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटी एटसेट्रा। अब क्लास क्या क्या डिस्कस करेगी जहाँ पर जाना है। इन दोनों स्थानों पर जाने के लिए वो देखेंगी क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, लाभ हानि देखेंगी। जैसे कि उनकी दूरी, कितना डिस्टेंस है, पहुँचने में लगने वाला समय कितना होगा, खर्च कितना होगा, और मूलभूत आवश्यकताओं की अवेलेबिलिटी आदि पर कक्षा विचार विमर्श करती है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो इन बातों पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि कितनी दूर है, टाइम कितना लगेगा, कितना खर्चा आएगा, ऐसी बातों पर हम चर्चा करते हैं। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अराइव एट ए डिसीजन। और किसी
इन स्थितियों में सभी के लिए किसी एक निर्णय पर आना कठिन हो जाता है। अब डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सो योर टीचर डिसाइड दैट वोटिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपकी जो टीचर है वो डिसाइड करते हैं कि वोटिंग के द्वारा, कि सभी बच्चे वोट करेंगे, वोटिंग के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर सकते हैं। द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन फेवर ऑफ प्लेस ए रेज देयर हैंड्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फेवर ऑफ प्लेस बी रेज देयर। तो क्या कहा गया कि जो भी स्टूडेंट प्लेस ए, जगह ए पर जाना चाहते हैं, वो अपना हाथ खड़ा करें, और जो स्टूडेंट प्लेस बी पर जाना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। इस तरह से क्या क्या करा ली गई, वोटिंग करा ली गई। द डिसीजन इज टेकन बाय विच एवर ऑप्शन गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ रेज्ड हैंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वोटिंग। और फिर डिसीजन क्या लिया गया, द डिसीजन इज टेकन बाय विच एवर ओपिनियन गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ रेज। जिस ओपिनियन में सबसे ज़्यादा हाथ खड़े किए गए उसको, उसका डिसीजन ले लिया गया, उसका निर्णय ले लिया गया, उसको देखकर कि किसको ज़्यादा वोट मिली है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वोटिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वोटिंग कहेंगे। यानी कि जब हमारे पास कोई मुद्दा है और उस पर हमारा एक राय नहीं बनती है, तो फिर हम वोटिंग के द्वारा हम डिसीजन ले सकते हैं। This is a case of direct democracy where every student's opinion was taken to finalize the place। यह डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जहां स्थान निश्चित करने में प्रत्येक विद्यार्थी की राय ली गई। इसको बोलेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो हमने एग्जाम्पल देखा है अभी, कि उसमें सभी बच्चों को पूछा गया, हर एक बच्चे की राय ली गई कि कौन सी जगह पर जाना है। द टर्म grassroots democracy refers to a system that enables and encourages the participation of ordinary citizens, the base of the pyramid we saw in figure 10.4 on page 155। अब ग्रास रूट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? ग्रास रूट डेमोक्रेसी उस तंत्र की ओर इशारा करता है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाता है, जैसा कि पेज 155 पर चित्र 10.4 में दिखाए गए पिरामिड का आधार है। इन सच ए सिस्टम द सिटीजन कैन हैव ए से इन डिसीजन विच अफेक्ट देम। इस प्रकार के सिस्टम में नागरिक स्वयं को प्रभावित करने वाले डिसीजंस पर अपनी बात रख सकते हैं। We will study more features of Indian democracy in the next 2 chapters and also in later grades। भारतीय डेमोक्रेसी की अन्य विशेषताओं का अध्ययन हम आगे के 2 चैप्टर्स और अगली क्लासेस में भी करेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।